साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति। लोक नीति जैसा आप देख पा रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जिसके अंतर्गत दो शब्द हमें दिखाई देते हैं। पहला शब्द है लोक और दूसरा शब्द है नीति। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि लोक नीति एक ऐसी नीति है जो लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब अर्थ समझना होगा हमें नीति का कि आखिर नीति होती क्या है, पॉलिसी होती क्या है। तो नीति को यदि हम देखें तो नीति का तात्पर्य होता है किसी भी संस्था के लिए कोई उद्देश्य निर्धारित कर देना। तो नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, यानी उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। अब इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। तो नीति क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत क्या किया जाता है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। इसी प्रकार का कार्य यदि लोगों के लिए किया जाए या समुदाय के लिए किया जाता है तो उस प्रकार की नीति को क्या कह देंगे हम, लोक नीति। यदि ये कार्य किसके लिए किया जाए, समुदाय के लिए किया जाता है तो इसको हम क्या कह देंगे, लोक नीति कह देते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमें यहाँ ये क्लियर करना है कि लोक नीति क्या है, एक प्रक्रिया है। और किस प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, उद्देश्य जो होते हैं उनको प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा जा सकता है और कुछ उद्देश्यों को प्राप्त न करने का लक्ष्य भी रखा जा सकता है। लोक नीति के तहत क्या कहा जा सकता है, देखिए लोक नीति के तहत क्या, या तो ये कहा जा सकता है कि ये उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं, ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं। और दूसरा क्या करा जा सकता है, कुछ उद्देश्यों को या कुछ उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करना, या कुछ चीजें हमें प्राप्त नहीं करनी और कुछ प्राप्त करनी है। तो दोनों ही चीजें आ गई, या तो कुछ प्राप्त करना निर्धारित किया जाए कि ये चीजें तो हमें प्राप्त करनी है, या फिर ऐसा निर्धारित किया जाए कि ये चीजें प्राप्त नहीं करनी और इनके अलावा कुछ चीजें हमें प्राप्त करनी है। दोनों ही किस में शामिल है, लोक नीति में। जब कुछ उद्देश्य प्राप्त करने की बात की जाती है तो उस नीति को क्या कह दिया जाता है, सकारात्मक लोक नीति कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, सकारात्मक लोक नीति। और कुछ चीजें ऐसी निर्धारित की जाती हैं कि ये हमें प्राप्त नहीं करना, तो उसको कह दिया जाता है किस प्रकार की लोक नीति, नकारात्मक लोक नीति। यानी लोक नीति दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सकारात्मक लोक नीति और एक नकारात्मक लोक नीति। सकारात्मक लोक नीति जो है उसके अंतर्गत कुछ उद्देश्य प्राप्त करने की बात की जाती है, जबकि नकारात्मक लोक नीति के अंतर्गत कुछ चीजें ना प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करते हैं। दो प्रकार के मैंने आपको लोक नीति बताई, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। पहले बात करते हैं हम सकारात्मक, फिर बात करेंगे नकारात्मक। उदाहरण के माध्यम से आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे सकारात्मक लोक नीति की यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं कि भारत ने अपनी लोक नीति में धर्मनिरपेक्षता को क्या दिया है, महत्व दिया है। और कहा है कि सरकार का जो हमारा शासन जो है वो इस प्रकार से चलेगा कि धर्मनिरपेक्षता को प्राप्त किया जाए। अब ये धर्मनिरपेक्षता का भारत के संदर्भ में जो लोक नीति बनाई गई है उसका सकारात्मक अर्थ है। सकारात्मक अर्थ का तात्पर्य क्या हुआ कि क्या उद्देश्य रखा गया है कि सभी धर्मों को क्या दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान सहायता दी जाएगी, समान सहायता दी जाएगी। यानी सहायता देने में किसी भी धर्म के साथ में किसी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, कोई भी विभेद नहीं बरता जाएगा। यानी लक्ष्य क्या निर्धारित किया, सकारात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हमें क्या उद्देश्य प्राप्त करना है, हमें यह उद्देश्य प्राप्त करना है कि सभी धर्मों का समान रूप से क्या हो, कल्याण हो, या सभी धर्मों का समान रूप से विकास हो। इस प्रकार की नीति को क्या कह दिया, सकारात्मक नीति। अभी इसी उदाहरण को हम समझे नकारात्मक के रूप में, तो ब्रिटेन में या पाश्चात्य देशों में जो नीति अपनाई जाती है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, वो नकारात्मक प्रकार की नीति है। उस नीति के अंतर्गत क्या कहा जाता है, किसी भी धर्म को सरकार द्वारा किसी भी धर्म को सहायता नहीं, किसी भी धर्म को सहायता नहीं। तो यहां लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, नहीं, नहीं शब्द में निर्धारित किया गया। यहां क्या किया गया, समान सहायता दी जाएगी। और यह क्या कहा जाता है, किसी को भी सहायता नहीं दी जाएगी। तो वहां पर पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में जो लोक नीति बनाई जाएगी
वो इस प्रकार से बनाई जाएगी कि किसी भी धर्म को किसी प्रकार की सहायता दे नहीं होगी। तो जब ऐसा निर्धारित किया जाए कि ये चीज तो नहीं करनी, तो वो क्या हो गया, नकारात्मक लोक नीति हो गया। और कुछ करने का निर्धारित किया जाए कि ये चीज हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, सकारात्मक प्रकार की लोक नीति कह दिया जाएगा। ये तो बात हुई लोक नीति की अवधारणा की, और उसके ब्रॉड लेवल पे हम दो प्रकारों में हमने उसको बांटा, उसकी बात की। अब हम बात करते हैं लोक नीति की विशेषता की। लोक नीति की विशेषता, लोक नीति की विशेषता। अब देखिए, किसी भी देश में लोक नीति जो निर्धारित होती है वो वहां के पारिस्थिति या पर्यावरण से निर्धारित होती है। यानी पारिस्थितिकी से निर्धारण, पारिस्थितिकी मतलब चारों ओर का जो वातावरण है पारिस्थितिकी से निर्धारित होती है। दूसरा, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार होती है, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार होती है, के अनुसार होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी देश की जो लोक नीति है वो सबसे पहली चीज तो उस देश का जो वातावरण है, वातावरण या पारिस्थितिकी से तात्पर्य है उस देश का समाज कैसा है, समाज में शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, उस देश की संस्कृति किस प्रकार की है, ठीक है, उस देश में जो संस्थाएं हैं वो प्रचलित हैं वो किस प्रकार की हैं। इन सभी चीजों के द्वारा किसी भी देश में लोक नीति का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। दूसरा, लोक नीति जो बनाई जाएगी वो सदैव उस देश के संविधान के अंतर्गत कार्य करेगी। अर्थात नीति निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि संविधान के अंतर्गत क्या होना चाहिए, संविधान की जो मूल भावना है उसको पूरा करते हुए वो नीति क्या होनी चाहिए, क्रियान्वित की जानी चाहिए। तो ये थी लोक नीति की कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं कि लोक नीति में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं से लोक नीति गुजरती है, या किन प्रक्रियाओं को हम लोक नीति में शामिल कर सकते हैं। तो लोक नीति के अंतर्गत देखिए, लोक नीति के अंतर्गत सबसे पहली जो चीज आएगी वो होगी नीति निर्माण। सबसे पहला क्या होगा, नीति निर्माण। दूसरी चीज जो इसमें सम्मिलित होगी वो होगी नीति का क्रियान्वयन, नीति क्रियान्वयन, क्या, नीति क्रियान्वयन। और तीसरा जो होगा, नीति निर्माण हो गया, नीति क्रियान्वयन हो गया, और तीसरा होगा नीति का मूल्यांकन। क्या होगा, नीति मूल्यांकन। ठीक है, अब एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीति निर्माण की। नीति निर्माण का कार्य है, नीति निर्माण का मतलब है उद्देश्य निर्धारित कर देना, उद्देश्य निर्धारित करना, उद्देश्य निर्धारित करना। और सामान्यतः नीति निर्माण का जो कार्य किया जाता है वो राजनैतिक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, राजनैतिक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, लेकिन विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए, विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ये कार्य किया जाता है। कौन सा, नीति निर्माण का कार्य। अब नीति निर्माण का जो ये कार्य किया जाता है वो जैसा हमने देखा कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, लेकिन कार्यपालिका द्वारा जो मोटे उद्देश्य हैं उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि इस फ्रेम में, अर्थात एक फ्रेम निर्धारित कर दी जाती है कि इस फ्रेम में नीति का निर्माण किया जाएगा। और प्रायः ये किसके माध्यम से किया जाता है, विधानमंडलों के माध्यम से एक्ट या अधिनियम या कानून बनाकर किया जाता है। किसके द्वारा बनाकर किया जाता है, कानून बनाकर किया जाता है। कानून या अधिनियम का रूप नीति को इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि इससे इसको वैधानिकता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वैधानिकता प्राप्त होती है। तो नीति का एक लक्षण है कि उसको वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक मतलब जो संस्थाएं प्रचलित हैं संविधान के अनुसार उनकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो संसद और विधानमंडल को संविधान के अनुसार क्या दिया गया है, वैधानिकता किस बात की दी गई है, कानून बनाने की। इसलिए संसद और विधानमंडलों द्वारा जब अधिनियम बनाकर नीति बनाई जाती है तो वो क्या होती है, वैधानिकता को प्राप्त कर लेती है। ये बात हो गई नीति निर्माण की। तो जैसा मैंने आपको बताया, नीति निर्माण के अंतर्गत विधानसभा या संसद द्वारा कानून बना दिए जाते हैं, एक्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन ये जो एक्ट बनाए जाते हैं इनके द्वारा एक फ्रेम निर्धारित होती है। केवल क्या होती है, फ्रेम निर्धारित होती है। लेकिन इन कानूनों को धरातल पर कार्य करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, कुछ नियमों और उपनियमों की आवश्यकता होती है। तो आप देखते हैं संसद और विधानमंडलों द्वारा जब
एक्ट बना दिया जाता है तो एक्ट बनाने के तुरंत पश्चात वो लागू नहीं होता, अपितु कुछ समय पश्चात क्या होता है, लागू होता है। कुछ समय पश्चात लागू होने का कारण क्या है कि पहले उन नियमों और उपनियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और ये नियम और उपनियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, अब स्थायी कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। पहला शब्द पढ़ा था हमने राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा शब्द हम पढ़ रहे हैं स्थायी कार्यपालिका। स्थायी एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका में आता है प्रशासनिक अधिकारी या ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी के जो सदस्य हैं वो अब ये जो एक्ट या कानून बनाया था इसके नियम या उपनियम बनाते हैं। तो यहां जो फ्रेम बनाया गया था उसको तो क्या कह देते हैं, स्केलेटल, स्केलेटन। स्केलेटन मतलब एक कंकाल तो बना दिया किसने, विधायिका ने, लेकिन उसको अमली जामा यानी उसको शरीर प्रदान कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी या स्थायी कार्यपालिका करेगी। और इस प्रकार का जो नीति निर्माण होता है उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का तात्पर्य क्या हुआ कि विधायिका द्वारा एक्ट बना दिया जाएगा, लेकिन उसको किस प्रकार से धरातल पर उतारा जाए उसके लिए नियम और उपनियम बनाने का कार्य स्थायी कार्यपालिका अर्थात ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को क्या बोल देते हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोल देते हैं। तो पहला स्टेप हुआ हमारा क्या, नीति निर्माण करना। दूसरा स्टेप होता है नीति का क्रियान्वयन करना, नीति का क्रियान्वयन करना। तो आइए देखते हैं नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए, नीति निर्माण कर दिया विधायिका और कार्यपालिका ने, उसके बाद में उसका जो नियम और उपनियम बना दिए वो किसने बना दिए, ब्यूरोक्रेसी ने बना दिए। अब नीति का जो क्रियान्वयन किया जाता है वो किस स्तर पर किया जाता है, प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है, प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर ये जो कार्य किया जाता है ये पुनः किसके द्वारा किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, अब सभी प्रकार के नियम और कानून जो कि बने हैं उनका क्या करती है, क्रियान्वयन करती है, एग्जीक्यूशन करती है। अब क्रियान्वयन के पश्चात ये लोक नीति वास्तव में जिस उद्देश्य के साथ बनाई गई थी वो लागू हुई है या नहीं, उसको क्या कह देते हैं, मूल्यांकन। जैसे फॉर एग्जांपल लोक नीति के तहत एक कानून बनाया संसद ने, राइट टू एजुकेशन। अब ये राइट टू एजुकेशन सही रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए क्या किया जाएगा, 0 से 6 वर्ष का जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन दिया गया इस कानून के अनुसार। अब मूल्यांकन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को वास्तव में इस कानून के द्वारा शिक्षा मिल रही है या नहीं। तो इसके लिए डाटा या आंकड़े एकत्रित कर जाएंगे, और ये आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कई बार सरकार स्वयं भी करा सकती है। इसके अलावा कुछ एनजीओ या अन्य प्राइवेट संस्थाएं भी क्या करती हैं, डाटा कलेक्शन करती हैं, और इस डाटा कलेक्शन के माध्यम से फिर ये बताया जाता है कि क्या वास्तव में ये राइट टू एजुकेशन प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोल देते हैं, नीति मूल्यांकन कह देते हैं, इवोल्यूशन कह देते हैं। इस प्रकार के इवोल्यूशन का फायदा क्या होता है कि पुनः सरकार अब नीति निर्माण की जो स्टेज है उसकी ओर देखती है, और अब राइट टू एजुकेशन में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं जिसके माध्यम से जो मूल्यांकन का परिणाम आया है वो बदल सके और अधिक अच्छे रूप से वो नीति लागू हो सके। तो ये थे नीति निर्माण के कुछ चरण, जिसके अंतर्गत हमने देखा नीति निर्माण, क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन, 3 चीजें यहां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये नीति निर्माण के चरण हो गए। अब हम बात करते हैं नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, नीति निर्माण हमने देखा, नीति निर्माण के अंतर्गत क्रियान्वयन और मूल्यांकन सभी चीजें आती हैं, निर्माण भी आता है। तो तीनों ही अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक समग्र रूप से नीति निर्माण को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग देखेंगे वो है संवैधानिक, संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्था। दूसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। और तीसरा है
व्यक्ति, व्यक्ति स्वयं या इंडिविजुअल। पहले बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। संवैधानिक संस्थाओं की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और अन्य ऐसी संस्थाएं जो किसी संविधान में क्या हैं, संविधान में हमारे किसी अनुच्छेद में वर्णित है, वो सभी की सभी आ जाती हैं। कार्यपालिका सीधे तौर पर ही क्या करती है, नीति निर्माण करने का कार्य करती है। इसी प्रकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ही कार्यपालिका द्वारा नीति का निर्माण किया जाता है और विधायिका का जब समर्थन प्राप्त होता है उसी कंडीशन में कार्यपालिका नीति का निर्माण कर सकती है। उससे आगे हम बात करी न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका के संदर्भ में भारत के लिए यदि हम बात करें तो न्यायपालिका को एक विशेष शक्ति प्राप्त है, न्यायिक समीक्षा, जिसके माध्यम से न्यायपालिका ये देखती है कि नीति निर्धारण संविधान के अनुसार है या नहीं है, अर्थात जो नीति बनाई गई है वो हमारे संवैधानिक उद्देश्यों के अनुसार बनाई गई है या नहीं बनाई गई। दूसरा, यदि संवैधानिक उद्देश्यों के साथ बनाई गई है तो क्या वास्तव में वो संवैधानिक उद्देश्यों के परिक्षेत्र में कार्य कर रही है, उनको पूरा करने के लिए कार्य कर रही है या नहीं कर रही। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नीति निर्माण में न्यायपालिका भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता है, क्योंकि जो नीतियां हमारे संविधान की भावना से अलग हैं, असंगत हैं, उनको न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो ये बात हुई किसकी, न्यायपालिका की, कि न्यायपालिका भी भूमिका निभाती है किसमें, नीति निर्माण के परिक्षेत्र में। दूसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो हमारे संविधान में तो वर्णित नहीं है, लेकिन वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्धारण को प्रभावित करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें योजना आयोग। योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन एक ताकतवर संस्था, जिसको अब नीति आयोग नाम दे दिया गया है, और सभी प्रकार की नीतियां निर्धारित करने में लगभग मंत्रिमंडल द्वारा योजना आयोग की सलाह ली जाती है। तो ये क्या हो गया, गैर संवैधानिक संस्था हो गई, जो कि प्रत्यक्ष रूप से तो नीति निर्माण नहीं करती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। इसी प्रकार नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अलावा कुछ दबाव समूह, इसके अलावा एनजीओज। अब दबाव समूह और एनजीओ क्या करते हैं, सरकार की नीति का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, सरकार पर कुछ विशेष प्रकार की नीति बनाने का क्या करते हैं, दबाव रखते हैं। तो इनके प्रभाव से भी नीति का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया भी आज के युग में नीति निर्धारण करने का एक प्रमुख क्या है, अंग है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो हैं वो भी नीति निर्धारण में प्रमुख अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं थी जो कि जिनका संविधान में तो वर्णन नहीं है लेकिन नीति के निर्धारण में ये विशेष रूप से भूमिका निभाते हैं। अब उसके बाद आता है इंडिविजुअल या व्यक्ति। अब देखिए, किसी भी लोकतंत्र में या गणतंत्र में अंतिम रूप से लोक नीति किसके हित के लिए बनाई जाती है, व्यक्ति के हित के लिए बनाई जाती है। तो स्वयं व्यक्ति क्या होता है, मतदाता के रूप में लोक नीति को क्या करता है, निर्धारित करता है। कैसे, क्योंकि उसके मत के द्वारा बनाई गई सरकार ही लोक नीति के निर्धारण का कार्य करती है। तो ये कुछ तत्व थे जो कि लोक नीति को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब लोक नीति जो है वो, जैसा हमने देखा, लोकतंत्र में या गणतंत्र में व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए बनाई जाती हैं। लेकिन क्या लोक नीति वास्तव में लोक नीति होती है, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम देखेंगे लोक नीति बनाने का जो कार्य है, लोक नीति क्या वास्तव में लोकहित हेतु कार्य करती है। ये प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो हमें एक प्रक्रिया को देखना होगा जिसके द्वारा लोक नीति का भारत में निर्माण किया जाता है। जैसे भारत में क्या करते हैं, मतदाता क्या करते हैं, अपनी मत शक्ति का प्रयोग करते हैं और मत शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, एमपी या सांसदों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अब ये सांसद क्या करते हैं, संसद में नीति निर्माण का कार्य करते हैं।
संसद में नीति निर्माण का कार्य करते हैं, नीति निर्माण का कार्य करते हैं। अब संसद में जब ये नीति निर्माण का कार्य करते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि जो दल बहुमत को प्राप्त कर लेगा, यानी जैसे सपोज 543 सीट हमारी लोकसभा में है, तो इसका आधा जो बहुमत प्राप्त कर लेगा, यानी आधे का मतलब है 250, तो 500 का आधा हो गया प्लस 22, यानी 272 सीट जो भी पार्टी क्या कर लेगी, हासिल कर लेगी, वो अब इस स्थिति में आ जाएगी कि वो लोक नीति का निर्माण करेगी। लेकिन ये 272 सीट प्राप्त करने में चाहे उनको मतदाताओं, मान लो केवल 50% मतदाताओं ने ही क्या किया, 50% जो लोग हैं वही मतदान करने के लिए पहुंचे, बाकी के शेष प्रतिशत जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है, मतदान का प्रतिशत 50 से 60% के बीच में। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो 50% लोग जिन्होंने मतदान किया है उनकी इच्छा तो इसमें झलकती है, इस लोक नीति जो कि इनके द्वारा चुने गए सांसदों द्वारा बनाई जाएगी उसमें इनकी इच्छा तो झलकेगी, लेकिन शेष के जो 50% लोग हैं उनकी इच्छा इसमें नहीं झलकेगी। तो सबसे पहली चीज तो सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है लोक नीति के संदर्भ में वो ये होता है कि सभी लोगों की इच्छा की प्रकटीकरण इसके माध्यम से नहीं होता, वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके कारण। क्यों? तो ये प्रश्न उठता है कि क्या लोक नीति सभी लोगों का हित साध रही है, वास्तव में सभी लोगों की इच्छा का क्या है, प्रतीक है? पहला प्रश्न ये। दूसरा जो प्रश्न उठता है यहाँ पे वो ये उठता है कि इन 50% लोगों ने एक बार क्या चुन दिया, सांसदों को चुन लिया, तो उसके बाद क्या ये सांसद वास्तव में इनकी इच्छा के अनुरूप नीतियों का निर्माण करते हैं? क्या इनके किसी प्रकार के राजनीतिक हित नहीं होते? तो हम देखते हैं कि सदैव ही संसद द्वारा लोगों की इच्छाओं को प्रकट करने वाले जो कानून है वो नहीं बनाए जाते, यहाँ राजनीतिक जो हित है वो भी साधा जाता है। तो दूसरा हो गया कि ये लोक नीति क्या वास्तव में लोक नीति है, क्योंकि इसके साथ में जिस नीति निर्माता के जो राजनीतिक हित हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो ये पाते हैं कि कई बार जो नीति निर्माता होते हैं उनके हित भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं नीति निर्माण के साथ में। अब लोक नीति के निर्माण में बाधाओं की यदि हम बात करें कि तो लोक नीति के निर्माण में बाधाएं अब क्या क्या होंगी? लोक नीति निर्माण में बाधाएं, लोक नीति निर्माण में बाधा की यदि हम बात करें तो सबसे पहला तो हमने देखा कि लोकतंत्र में क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ी पार्टी है वही नीति निर्धारण का कार्य करती है, लेकिन पहली बाधा तो क्या होगी, सभी लोगों की इच्छा उसमें प्रकट नहीं होगी, सभी लोगों की इच्छा प्रकट नहीं। तो सभी लोगों की इच्छा प्रकट नहीं तो क्या वो वास्तविक रूप में लोक नीति हो सकती है? इस पर क्या है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दूसरा, लोक नीति जब बना दी जाती है कार्यपालिका द्वारा तो उसकी जो उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं, उद्देश्य स्पष्ट नहीं, उद्देश्य स्पष्ट नहीं। तीसरा, लोक नीति निर्माता जो हैं वो क्या करते हैं, लोक नीति निर्माता कई बार क्या करते हैं, बाध्यता में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कई बार गठबंधन सरकारें हमें देखने को मिलती हैं तो किसी एक गुट के किसमें कार्य करते हैं, प्रभाव में कार्य करते हैं। इसी प्रकार कुछ एनजीओ और दबाव समूह जो होते हैं उनके दबाव में भी कई बार कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त लोक नीति में जो उद्देश्य होते हैं उनका भी स्पष्टता से निर्धारण नहीं किया जाता, स्पष्टता से निर्धारण नहीं। और उसके अलावा छठी मुख्य बात है कि मूल्यांकन की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, यानी सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन उसके मूल्यांकन की कोई विशिष्ट या निर्धारित प्रणाली हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है। तो ये कुछ बाधाएं थी जो लोक नीति के मार्ग में आती हैं। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास थी उसमें हमने लोक नीति की अवधारणा को समझा, लोक नीति किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके क्या चरण होते हैं उसको हमने जाना, कौन कौन से कारक लोक नीति को प्रभावित करते हैं और क्या लोक नीति के मार्ग में बाधा होती है। इन सभी अवधारणाओं को आज की क्लास में हमने समझा। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।